नमस्कार, मैं हूं पमी। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 17 मई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में ग्रामीण सड़कें बनी विकास की नई पहचान। पटना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम हुआ जारी। पटना में मानसून से पहले नालों पर सख्त निगरानी। सुपर 30 वाले आनंद कुमार के ऑनलाइन क्लासेस 12 जून से होगी शुरू। बिहार में 4 नई फिल्मों की शूटिंग को मिली मंजूरी। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की विस्तार से। पटना सचिवालय कर्मियों के लिए शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस सेवा। पटना में 18 मई 2026 से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा शुरू होगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की इस पहल का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित, समय पर और सुविधाजनक यात्रा सुविधा देना है। बसें पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, धुनकी मोड़, कुर्जी और गांधी मैदान जैसे प्रमुख रूटों से सचिवालय तक चलेगी। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अलग से पिंक बस सेवा भी शुरू की जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक जाम, पेट्रोल डीजल की खपत और प्रदूषण में कमी आएगी। यह योजना पटना में ग्रीन और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पटना के वार्ड 46 पार्क को मिलेगा नया आधुनिक स्वरूप। पटना के वार्ड 46 स्थित जनता प्लेट पार्क की कार्यकलाप की योजना को नगर निगम ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत करीब 46.55 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पार्क के चारों ओर मजबूत चारदीवारी बनाई जाएगी ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगे। लोगों की सुविधा के लिए पेवर्स ब्लॉक और रैंप बनाया जाएगा। पार्क को आकर्षक बनाने के लिए फाउंटेन और आधुनिक लाइट सिस्टम भी लगाया जाएगा। इस परियोजना से 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए बेहतर और सुरक्षित पार्क की उम्मीद जताई है। दानापुर में जनगणना कार्य तेज करने पर एसडीओ का जोर। दानापुर नगर परिषद कार्यालय में शनिवार को जनगणना कार्यक्रम की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीओ अनिरुद्ध पांडे ने की। उन्होंने प्रगणक और सुपरवाइजर को निर्देश दिया कि जनगणना कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और बिना लापरवाही के पूरा किया जाए। बैठक में क्षेत्रीय समस्याएं और चुनौतियों पर भी चर्चा करते हुए एसडीओ ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसलिए किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने 30 मई तक हर हाल में जनगणना कार्य पूरा करने का निर्देश दिया और चेतावनी भी दी कि लापरवाही करने वाले सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पटना के पारंपरिक व्यंजनों को मिलेगा बड़ा और नया मंच। पटना में बिहार के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा। यह परियोजना पीएम स्वनिधि योजना के तहत सड़क और विक्रेताओं को स्वच्छ और व्यवस्थित स्थान देगी। इसके लिए 3 स्थलों का चयन किया गया है, जिनमें दीघा गोलंबर, घटाल गली और मीठापुर शामिल है। यह अस्थायी ढांचे, बेहतर लाइटिंग, पार्किंग और सफाई की सुविधा होगी। 50% दुकानों में बिहार के फेमस लिट्टी चोखा, चंपारण मटन जैसे व्यंजन मिलेंगे। योजना में 4 करोड़ तक सहायता, FSI प्रशिक्षण और स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा। इससे स्ट्रीट फूड हब संस्कृति को नई पहचान मिलेगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पटना बेली रोड पर जाम हटाने की कार्रवाई शुरू। पटना के बेली रोड पर रुकनपुरा जंक्शन के पास लंबे समय से लगने वाले भीषण जाम से राहत दिलाने की योजना शुरू की गई है। इनकम टैक्स गोलंबर से सगुना मोड़ के बीच 500 मीटर के यह बोटलनेक रोजाना पीक आवर में गंभीर ट्रैफिक समस्या पैदा करता है। इससे दूर करने वालों के लिए पथ निर्माण विभाग ने 4 बड़े पेड़, बीच सड़क पर स्थित एक पुराने मंदिर, बस स्टॉप और बिजली पुल हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। मंदिर को दूसरी जगह पुनः स्थापित किया जाएगा। इन बाधाओं के हटने से सड़क चौड़ी होगी और ट्रैफिक निबंधन रूप से चल सकेगा, जिससे जाम में बड़ी राहत मिल सकती है। बिहार में 4 नई फिल्मों की शूटिंग को मिली मंजूरी। बिहार में 4 नई फिल्मों गिली माइंड, हथुआराज, बिहारी फेमस 22 फूड और गुरुद्वारे की शूटिंग की अनुमति मिली है। जून से इन फिल्मों की शूटिंग पटना, गया, बेतिया, राजगीर, नालंदा सहित 15 से अधिक जिलों में शुरू होगी। इस वित्तीय वर्ष फिल्म निर्माण पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिससे स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और पर्यटन उद्योगों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की फिल्म नीति के तहत निर्माताओं को सुविधाएं और प्रशासनिक सहयोग दिया जा रहा है। गिल्ली माइंड फीचर फिल्म जबकि अन्य 3 वृत्त चित्र है। इससे बिहार में फिल्म निर्माण को नई गति मिलने की उम्मीद है। बिहार में ग्रामीण सड़कें बनी विकास की नई पहचान। पटना परिमंडल में ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के तहत ग्रामीण कार्य विभाग ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है। अब तक 702 ग्रामीण पथों का अनुरक्षण पूरा किया जा चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 1337 किलोमीटर लंबी सड़कों को बेहतर और मजबूत बनाया गया है।
इसके साथ ही 712 अन्य पथों की सतह की नवीनीकरण का भी कार्य सफलतापूर्वक किया गया है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम हुआ है और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी तथा विकास संबंधी सुविधाओं को लाभ मिल रहा है। पटना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम हुआ जारी। आर्मी भर्ती कार्यालय दानापुर के तहत अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 1 से 15 जून तक पटना और आड़ा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पटना प्रमुख केंद्र रहेगा। परीक्षा के लिए दोनों शहरों में अलग अलग केंद्र बनाए जाएंगे और श्रेणीवार प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। लगभग 47,958 अभ्यर्थी अग्निवीर जीडी, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क और स्टोर कीपर पदों के लिए शामिल होंगे। पटना में परीक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था और सख्त दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने केंद्र, रिपोर्टिंग समय और दस्तावेज की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। पटना सिटी साधम धाम में भागवत कथा आयोजन शुरू। पटना सिटी के हाजीगंज स्थित साधम धाम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन शुरू हो चुका है। बीते दिन से ही इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है, जिसमें 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण, पूजन और रुद्रा अभिषेक मुख्य आकर्षण बना हुआ है। सुप्रसिद्ध कथावाचक चंदन कृष्ण शास्त्री जी भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं, जिसमें भागवत की लीलाओं और आध्यात्मिक संदेशों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। इस आयोजन से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी समावेश किया गया है, जो पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण से भर रहा है और सामाजिक एकता का संदेश दे रहा है। पटना में पार्सल और बैंकिंग सेवाएं अब हुई आसान। पटना का पाटलिपुत्र उप डाकघर अब केंद्र सरकार की नई पहल के तहत जन सेवा कनेक्ट हब के रूप में विकसित किया गया है और इसे 24 घंटे खुला रखने का निर्णय भी लिया गया। यह देश के 25 चुने गए डाकघरों के पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें बिहार से यह डाकघर शामिल है। यहां अब लोग देर रात भी पार्सल बुकिंग, बैंकिंग और बीमा सेवा का लाभ ले सकेंगे। परिसर में एटीएम, डिजिटल टोकन सिस्टम और बेहतर बैठने की सुविधा होगी। साथ ही आधार नामांकन व अपडेट के लिए विशेष काउंटर और प्रोफेशनल पैकेजिंग यूनिट भी उपलब्ध कराई गई है। यह कदम डाक विभाग को अधिक डिजिटल और ग्राहक केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाईकोर्ट में 14 जून तक गर्मियों की छुट्टी हुई घोषित। हाईकोर्ट में 14 जून तक गर्मी की छुट्टी घोषित है और 15 जून को कोर्ट खुलेगा। इस दौरान सप्ताह में 4 दिन सुबह 8:30 से 1 बजे तक अति आवश्यक मामलों और जमानत याचिकाओं की सुनवाई होगी। अलग अलग हफ्तों के लिए विभिन्न न्यायमूर्तियों की एकल पीठ की गठित की गई है। पहले हफ्ते में कई न्यायमूर्ति जैसे राजीव राय, आलोक कुमार पांडे, रमेश चंद्र मालवीय आदि सुनवाई करेंगे, जबकि दूसरे हफ्ते में अजीत कुमार, रितेश कुमार और अंशुल तथा तीसरे हफ्ते में पार्थ सारथी, हरीश कुमार और डॉक्टर अंशुमन मामले की सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू 4 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में शुरू हुआ नया सीएनजी स्टेशन। राजधानी पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में नया सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ किया गया। इस स्टेशन का उद्घाटन गेल इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग निर्देशक द्वारा किया गया। अधिकारियों के अनुसार यह मध्य स्टेशन मई के अंत तक नियमित रूप से सीएनजी की आपूर्ति शुरू कर देगा। स्टेशन चालू होने से बाईपास और आसपास के इलाकों के वाहनों को चालक को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर ऑटो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फायदा होने की उम्मीद है। साथ ही राजधानी में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में पटना में और भी सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। सुपर 30 वाले आनंद कुमार के ऑनलाइन क्लासेस 12 जून से होगी शुरू। आनंद कुमार ने सुपर इन्फिनिटी नाम से नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब छात्र कहीं से भी गणित सीख सकेंगे। उनका उद्देश्य रटने वाली पढ़ाई खत्म कर हाउ एंड वाई के जरिए कॉन्सेप्ट समझाना है। यह प्लेटफॉर्म कक्षा 4 से 12 तक के छात्रों को, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए उपयोगी होगा। पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए वेबएक्स, एनिमेशन और रोजमर्रा के उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लासेस 12 जून से यूट्यूब चैनल सुपर इन्फिनिटी ऑफिशियल और वेबसाइट superinfinity.com पर शुरू होंगे। साथ ही प्रेरणादायक शॉर्ट फिल्में और गाने भी रिलीज किए जाएंगे। पटना कॉलेज में आईसीटी प्रशिक्षण का हुआ सफल समापन। पटना स्थित अरविंद महिला कॉलेज में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के तृतीय बैच का 36 घंटा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम 4 मई से 15 मई 2026 के बीच आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को बुनियादी कंप्यूटर कौशल का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
समापन समारोह में 20 प्रतिभागी छात्राओं में से 17 को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर साधना ठाकुर ने कहा कि डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा आवश्यक हो गई है। यह प्रशिक्षण छात्राओं को तकनीकी दक्षता के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कैंपस निर्माण को मिली नई बड़ी राशि। बिहार सरकार ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नए कैंपस के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जो बख्तियारपुर में विकसित किया जाएगा। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में खर्च होगी और इसमें 30 करोड़ विश्वविद्यालय विकास मद से तथा 10 करोड़ अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना से दिए जाएंगे। कुल परियोजना लागत 219.21 करोड़ रुपए है, जिसके लिए पहले भी कई किस्त में धनराशि दिए जा चुके हैं। निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा। नए परिसर से छात्र को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं और बेहतर वातावरण मिलेगा। पटना कॉलेज की ऐतिहासिक सीढ़ियां आज भी करती है लोगों को आकर्षित। पटना कॉलेज में मौजूद 150 साल पुरानी ऐतिहासिक सीढ़ियां आज भी लोगों को अपनी खूबसूरती और मजबूती से आकर्षित करती है। अंग्रेजों के द्वारा बनी ये सीढ़ियां दुर्लभ बर्मी सागवान की लकड़ी और कच्चे लोहे के सपोर्ट से तैयार की गई है। डबल फ्लाइट डिजाइन, हाथ से की गई नक्काशी और चौड़े पायदान और घुमावदार संरचना से इसे राज से लुक देते हैं। इतिहास विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अविनाश कुमार के अनुसार 1857 के बाद कॉलेज उपयोग के दौरान इसका निर्माण हुआ था। करीब 25 से 30 फीट ऊंची यह सीढ़ी आज भी लगभग पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत है, जो पुराने वास्तुकला कौशल की शानदार मिसाल मानी जाती है। पटना में मानसून से पहले नालों पर सख्त निगरानी। पटना नगर निगम ने मानसून से पहले जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। 15 मई से 30 जून 2026 तक कार्यपालक पद अधिकारियों को रात्रि 10 से 12 बजे के बीच अपने क्षेत्रों के बड़े नालों का अनिवार्य निरीक्षण करना होगा। शहर में 53,000 मैनहोल, कैंप और ड्रेनेज संरचनाओं की सफाई जारी है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सैदपुर, राजीव नगर, आनंदपुरी और मंदिरी नालों के काम में निर्माण के कारण थोड़ी देरी है, लेकिन जल्द ही पूरा करने का दावा है। निरीक्षण के दौरान जीपीएस लोकेशन वाली फोटो व्हाट्सएप पर भेजनी अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और जल जमाव रोकना है। पटना फुलवाड़िया रजिस्ट्री ऑफिस बना बिहार का मॉडल सेंटर। पटना के फुलवाड़ी शरीफ अवर निबंधन कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 109% राजस्व लक्ष्य हासिल कर बिहार के 144 कार्यालयों में 7वां स्थान प्राप्त किया। अवर निबंधक डॉक्टर मोहम्मद साकिर रजा के आने के बाद कार्यालय की कार्य प्रणाली में बड़ा सुधार हुआ। आधुनिक सुविधाएं जैसे वातानुकूलित प्रतीक्षालय, एलसीडी स्क्रीन, कैंटीन, स्वच्छ शौचालय और दिव्यांग सुविधा ने लोगों को राहत दी है। टोकन सिस्टम से भी भीड़ और अव्यवस्था कमी हुई है। लोगों ने प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बताया। यह कार्यालय अब अन्य विभागों के लिए मॉडल बन चुका है। यह प्रशासनिक सुधार अन्य जिलों के लिए प्रेरणा बना है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार मौसम मुख्य रूप से शुष्क, गर्म और धूप वाला रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है। दिन भर तेज और चिलचिलाती धूप रहेगी, जिससे गर्मी का एहसास ज्यादा होगा। वातावरण में हल्की उमस बनी रह सकती है, हालांकि हवा सामान्य गति से चलेगी। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है और मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर में बाहर निकलने से बचे, हल्के कपड़े पहने और पर्याप्त पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दी जाती है। पटना का लाल जापान में दिखाएगा हॉकी का दम। पटना के युवा हॉकी खिलाड़ी श्रावण कुमार का चयन जूनियर एशिया कप 2026 के लिए भारत के अंडर 18 टीम में हुआ। यह टूर्नामेंट 29 मई से 6 जून तक जापान के काकामिगारा में होगा, जहां वह गोलकीपर की भूमिका निभाएंगे। उन्हें टीम की दीवार कहा जा रहा है और उनसे मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। सावन ने 2019 में आर.के. राय हॉकी एकेडमी से हॉकी की शुरुआत की थी और वो पूर्व में भारतीय ऑस्ट्रेलिया सीरीज में व नेशनल इंटर क्लब में भी खेल चुके हैं। उनके पिता एजी ऑफिस में अकाउंटेंट हैं। उनके चयन से बिहार में खुशी की लहर और पूरे राज्य को उनसे बड़ी उम्मीद है। कंबोडिया साइबर गुलामी कांड में एनआईए का बड़ा खुलासा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कंबोडिया से जुड़े मानव तस्करी और साइबर गुलामी मामले में बड़ा खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह समेत 5 आरोपियों के खिलाफ पटना की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिला की है। आरोपियों में यूपी के अभयनाथ दुबे, रोहित यादव, बिहार के अभिरंजन कुमार और प्रहलाद कुमार शामिल है। जांच के अनुसार गिरोह भारतीय युवा को विदेश में नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया भेजता था।
वहां उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते थे और उन्हें साइबर ठगी के काम में मजबूर किया जाता था। विरोध करने पर उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी दी जाती है और जांच अभी आगे की जारी है। पटना निमरा गांव में पूजा के बीच मधुमक्खियों का हमला। पटना के धनरुआ के निमरा गांव में वट सावित्री पूजा के दौरान मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। हवन के धुएं से बरगद के पेड़ पर मौजूद छत्ते मधुमक्खियां भड़क गई और पूजा कर रही महिलाओं पर झुंड बनाकर हमला कर दिया। करीब 1 दर्जन सुहागिन महिलाएं घायल हुई, जिन्हें परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इससे पहले महिलाएं श्रद्धा से व्रत की पूजा, परिक्रमा और कथा श्रवण कर रही थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में वट वृक्ष का विशेष महत्व है और बांस के पंखे से हवा झेलने की परंपरा भी निभाई जाती है। मयंक वरबड़े बने पटना प्रमंडल के नए आयुक्त। बिहार सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत पटना से जुड़े बड़े बदलाव किए हैं। योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव मयंक वरबड़े को पटना प्रमंडल का नया आयुक्त नियुक्त किया गया। वे अब पटना की प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं वर्तमान आयुक्त 2010 बैच के आईएएस अनिमेश कुमार पार्षद को स्थानांतरित कर बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का प्रबंधन निर्देशक बनाया गया। इस बदलाव के साथ पटना प्रशासन में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, जिससे शहरी विकास और प्रशासनिक कार्य में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार मंत्रिमंडल रिपोर्ट से राजनीति में मचा बड़ा बवाल। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में बिहार के नए मंत्रिमंडल को लेकर कई अहम खुलासे हुए। 35 में से 31 मंत्रियों के हल्फनामे के विश्लेषण में पाया गया 48% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है और जबकि 29% पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराएं लगी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 90% मंत्री करोड़पति है। रामानिषद 31.85 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर मंत्री है। शिक्षा के मामले में 77% मंत्री ग्रेजुएट या उससे अधिक पढ़े लिखे हैं। रिपोर्ट ने बिहार की राजनीति में अपराध, संपत्ति और पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ दी है। रवि शास्त्री ने सैमसन को बताया भविष्य का कप्तान। रवि शास्त्री भारतीय टीम के अगले T20 कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर की जगह संजू सैमसन को देखना चाहते हैं। उनका मानना है कि सूर्य कुमार यादव अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में टीम को चैंपियन बना चुके हैं, लेकिन उम्र और फॉर्म को देखते हुए 2028 वर्ल्ड कप के लिए नए विकल्प पर विचार जरूरी है। शास्त्री के अनुसार सैमसन अब सिर्फ प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मैच विनर और लीडर बन चुके हैं। उन्होंने आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन और दबाव में मैच्योरिटी दिखाई है, जिससे वह कप्तानी के मजबूत दावेदार बन गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनकी नाम है संजीव कुमार, दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, प्रमोद सिंह, रेखा सिंह और प्रीति शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, क्या पटना में तेजी से बन रही नई सड़कें शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदल देगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।